नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर, क्योंकि हम अपने चैनल पर साइंस से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ ही साथ हम थ्योरी भी बताते चलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंतर्गत यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और विथ डिटेल थ्योरी। क्लियर है? तो चलिए, प्रश्न हम लोग 130 तक हम लोग कर चुके थे, तो चलिए उससे हम लोग आगे का प्रश्न करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में मतलब होता है, क्या होता है? करंट और ओम मीटर होता है, वोल्ट मीटर और ओम मीटर होता है, वोल्ट मीटर और करंट मीटर होता है, या वोल्ट मीटर करंट मीटर और ओम मीटर होता है। यह प्रश्न आया हुआ है आपको आरआरबी जेई में 14/12/2014 का प्रश्न है। क्लियर है? तो मल्टीमीटर में देखिए मल्टीमीटर से जो है हम करंट भी माप सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर से क्या क्या माप सकते हैं? हम करंट भी माप सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज भी माप सकते हैं, क्लियर, रेजिस्टेंस भी माप सकते हैं, और इसके अलावे जो हम कंटिन्यूटी भी माप सकते हैं। बात समझ में? कंटिन्यूटी भी माप सकते हैं, यानी किसी भी परिपथ में अगर किसी भी सर्किट में अगर वायर ब्रेक हो जाता है तो कंटिन्यूटी नहीं मिलता है, तो उसको भी हम चेक करते हैं आपको मल्टीमीटर। आज करेंट डेट में जो है आपको मल्टीमीटर तो आपको डिजिटल मल्टीमीटर मिल गया है, जिसमें आप दो स्ट्रोब होता है। मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर देखे होंगे। ठीक है, देखिए ये आपका, सॉरी, देखिए डिजिटल मल्टीमीटर आप अगर नहीं देखे हैं तो आप गूगल में सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ये आपका डिस्प्ले होता है, ठीक है, और डिस्प्ले में ये आपका नोब होता है। ठीक है, ये आपका नोब होता है, और यहीं पर आपको रहेगा, जैसे ये ऑफ है, यहाँ पर रहेगा करेंट, यहाँ पर रहेगा वोल्ट, यहाँ पर करेंट रहेगा, वोल्टेज रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, अब कंटिन्यूटी रहेगा, यहाँ भी तो आप फ्रीक्वेंसी और आरपीएम भी रहता है, और यहाँ पर दो स्ट्रोब होता है। ठीक है, एक होता है आपको, एक आपको रहेगा रेड कलर का स्ट्रोब, ठीक है, एक रहेगा रेड कलर का स्ट्रोब, और इसमें आगे पिन रहेगा, और एक रहेगा आपको ब्लैक कलर का। ठीक है, एक रहेगा आपको ब्लैक कलर का। तो एक हो गया ये स्ट्रोब, इसमें भी आगे पिन रहेगा। तो ये होता है आपको डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर में भी आप करंट भी माप सकते हैं, वोल्टेज माप सकते हैं, रेजिस्टेंस माप सकते हैं, कंटिन्यूटी माप सकते हैं, या एनालॉग मल्टीमीटर में भी आप ये सभी माप सकते हैं। तो मल्टीमीटर में क्या होता है? तो करंट मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, यानी कि तीनों होता है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 132 क्या कहता है? अच्छा, ये पहले आंसर ही आ गया इसमें। देखिए, प्रश्न संख्या 132 कहता है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ठीक है, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? चलिए, निम्नलिखित में से क्या गलत है? ऑप्शन कह रहा है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। दूसरा कह रहा है कि यह एक लघु गणकीय पैमाना है, इसे भूकंप मापी के द्वारा नापा जा सकता है। यह कह रहा है कि रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ठीक है, 8-9 का जब तीव्रता रहेगा तो उससे मतलब हल्का भूकंप होता है। जी नहीं, यहाँ पूछ रहा है, नेगेटिव प्रश्न है, गलत पूछ रहा है। ठीक है, गलत पूछ रहा है, तो यानी कि यही तो डी तो गलत है। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर जो है 6 से जैसे ही ज्यादा होगा ना, तो उसको जो है हाई तीव्रता का भूकंप माना जाता है। यहाँ लिख रहा है कि 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप। जी नहीं, ये आपका काफी ज्यादा हैवी भूकंप माना जाता है। आपको जैसे 5 से ऊपर बढ़ेगा तो हैवी भूकंप होता है, 6 जो है रिफरेंस माना जाता है। तो रिक्टर पैमाने पर जो है वो 8 और 9 का तीव्रता का जो उच्च भूकंप का श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो यही आपको गलत है, और ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। प्रश्न पूछ रहा है आपको, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है। रिक्टर पैमाने का विकास जो है 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये आपका सही है, ये आपको गलत है। ठीक है, पूछ रहा था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कह रहा है कि यह एक लघु गणकीय पैमाना, बिल्कुल सही है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये भी सही है। क्लियर है?
अच्छा, इसे 1935 के दशक में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। और इसके बाद जो है 1970 ईस्वी में, ठीक है, 1970 ईस्वी के बाद भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने के स्थान पे जो है अभी क्या, ये पहले तो रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद जो है वो आघूर्ण परिणाम पैमाना यूज करने लगे। क्या? आघूर्ण परिणाम पैमाना। रिक्टर पैमाना को नहीं, आघूर्ण परिणाम पैमाना, पैमाना, ठीक है, यानी कि मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? द मोमेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड स्केल। क्लियर है? यानी कि 1935 ईस्वी तक जो है आपको रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब आघूर्ण परिणाम पैमाना 1970 ईस्वी के बाद इसका इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, ये ज़्यादा मतलब कि अच्छा है, आघूर्ण परिणाम पैमाना का उपयोग किया जाने लगा। और रिएक्टर पैमाना का पूरा नाम जो है रिएक्टर परिणाम परीक्षण पैमाना होता है। ठीक है, तो अभी इस्तेमाल किसका किया जाता है? आघूर्ण परिणाम पैमाना का इस्तेमाल किया जाता है। और यह जो एक लघु गणकीय मतलब छोटे पैमानों को मापता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल। क्लियर है? यानी राइट आंसर टू द क्वेश्चन क्या जाएगा? ऑप्शन डी, ये गलत है। चलो अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 133 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 133 कहता है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ, तरल पदार्थ मतलब हो गया आपको लिक्विड। ठीक है, आपको लिक्विड, यानी कि लिक्विड को मापने के लिए, लिक्विड है क्या मापना? घनत्व को मापना, यानी घनत्व होता है यानी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी लिख दिया, डेंसिटी। तो आपको डेंसिटी मापना है यानी घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी। ठीक, तो अच्छा, यानी घनत्व को मापने के लिए इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन दे रहा है आपको आर्द्रता मापी का, हाइड्रोमीटर का, या आपको हिप्सोमीटर का घनत्व। ठीक, तो ठीक है, या तो आपको फेदोमीटर का। यह प्रश्न पूछा गया आपको RRB NTPC 5/4/2016 का प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, तरल पदार्थ को क्या मापना है? घनत्व मतलब डेंसिटी को मापना है। तरल पदार्थ के डेंसिटी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर के द्वारा किसी भी लिक्विड का क्या घनत्व है, मतलब डेंसिटी कम है या डेंसिटी ज्यादा है, उसको हम मापते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि बैटरी में जो पानी होता है ना, जो आपके घर में बैटरी है, बैटरी में जो पानी का जो है बीच बीच में घनत्व चेक होता है। ठीक है, क्या मतलब बैटरी का घनत्व ठीक है या ठीक नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा हम किसी भी द्रव का क्या निकालते हैं? अपेक्षिक घनत्व निकालते हैं। क्लियर है? अच्छा, अभी बच गया आर्द्रता मापी। और ऑप्शन में क्या दिया उसको हम भी देख लेते हैं। ठीक है, आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी के द्वारा क्या मापते हैं? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को, यानी कि कितना मॉइस्चर है, उसको मापा जाता है आर्द्रता मापी के द्वारा। यानी कि जो भी वायुमंडल में मौजूद आपका आर्द्रता है, उसको मापते हैं हम किससे? आर्द्रता मापी के द्वारा। वायुमंडल, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए, वायुमंडल में आर्द्रता। ठीक है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? फेदोमीटर के द्वारा जो है हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। इससे फेदोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई को मापते हैं। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेदोमीटर का। अच्छा, बाकी बच गया हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर का उपयोग जो है वह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है उसको मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिप्सोमीटर का इस्तेमाल समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। आप ये चीज जो है आप देखे होंगे, आप जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं ना, तो वहां पर दिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई मतलब इतना मीटर है या इतना मीटर है। तो समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए हम हिप्सोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आर्द्रता मापने के लिए हम, आर्द्रता मापने के लिए हम क्या हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल, आर्द्रता सॉरी घनत्व को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आर्द्रता मापी के द्वारा हम वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं और फेदोमीटर के द्वारा हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 134 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 134 कह रहा है
कि पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, रडार का इस्तेमाल किया जाता है, सोनार का इस्तेमाल किया जाता है या स्कूबा का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, पानी के अंदर किसी वस्तु को पता लगाने के लिए जो है वह इस्तेमाल किया जाता है, आपको सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोनार का इस्तेमाल। देखिए, सोनार जो है वह किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका उपयोग जो है सबसे पहले पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने में किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। यानी कि सोनार जो है, जैसे हम लिख रहे हैं सोनार, तो इसका मतलब नाम में ही सब चीज छिपा हुआ है। यह होता है आपको साउंड, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। समझ में? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग का यह संक्षिप्त रूप है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये समुद्र है ना, ये समुद्र है और इस समुद्र में पूरा पानी भरा है, ठीक, और यहाँ पर कोई जो है वस्तु रखा हुआ है, ठीक। तो सोनार से जो है, अगर ये वस्तु रखा हुआ तो मान लीजिए जहाज अगर आएगा तो टकरा जाएगा, ठीक है। तो जहाज टकराएगा तो जहाज क्या होगा, मतलब टूट जाएगा या डूब जाएगा जो भी। तो इसमें जो है सोनार से पता लग जाता है। इसमें सोनार से जो है, मान लीजिए कि सोनार यहाँ पे ये जहाज है और ये सोनार से हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, सॉरी अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा वायलेट नहीं, अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है, ठीक। और ये वेव आया, ठीक, और ये वेव जो है वस्तु से टकराएगा, ठीक, और वस्तु से टकराने के बाद जो है पुनः वापस लौटता है। और इस सोनार में जो है आपको जो रिसीवर होगा, जो इस लौट, यहाँ से देखिए कलर चेंज करेंगे ज्यादा क्लियर हो। देखिए ये आपका सोनार है, ठीक है। सोनार से जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो जनरेट करता है, और यह वेव जो है वो जाकर के वस्तु से टकराएगा, और वस्तु से टकराने के बाद, ठीक है, यह फिर पुनः वापस लौटेगा। और जैसे वापस लौटेगा तो ये जो सोनार में जो रिसीवर लगा होगा, क्या लगा होगा? रिसीवर। जो क्या करेगा, रिसीवर जो लगा होगा, ठीक है, वह इस मतलब अल्ट्रासोनिक वेव जो टकरा के वापस आ रहा है उसको रिसीव करेगा। और तब सोनार जो है वह इंडिकेट कर देगा कि हाँ इतने दूरी पर क्या है, कोई वस्तु ऐसी रखी हुई है। तो समुद्र के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्तेमाल किया जाता है आपको सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में है? और यह साउंड नेविगेशन रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अभी देखिए, अभी ये रडार क्या है। देखिए, यह जो है आपको रडार का मतलब क्या हो गया, ठीक है। ये रडार को हम लिख सकते हैं RADER, ठीक है, सॉरी राडर हो गया, RADAR। और इसका मतलब संक्षिप्त रूप, किसका संक्षिप्त रूप था? तो ये आपको रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बात समझ में आया? इसका संक्षिप्त है, यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। रडार किस पे काम करेगा? प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर, ठीक है। प्रश्न आ भी सकता है कि रडार जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रडार जो है प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। और इसकी सहायता से जो है वायुयान का दिशा, यानी जो हवाई जहाज चलता है ना, हवाई जहाज यानी कि वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। बात समझ में आए? वायुयान की दिशा यानी किस दिशा में है, दिशा तथा जो है वह ऊंचाई, दिशा, वायुयान की दिशा और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम रडार का इस्तेमाल करते हैं। और एक किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करेगा, ठीक है। यह जो स्कूबा जो है, यह स्कूबा क्या है? तो स्कूबा, इसका उपयोग जो है वह जो गोताखोर होते हैं, यानी कि जो समुद्र के अंदर या पानी के अंदर जो देखते हैं ना, जब अंदर डूब जाता है ऑक्सीजन लगा करके, तो इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि वहां पर देखते हैं मुंह में कुछ लगेले रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्कूबा कहते हैं। तो स्कूबा का इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है? तो स्कूबा का इस्तेमाल जो है वह पानी के अंदर सांस लेने के लिए, ठीक है। पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। पानी के अंदर सांस लेता है, कौन लेगा सांस? तो गोताखोर, पानी के अंदर सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है। यह पानी के अंदर सांस कौन लेगा? तो गोताखोर।
बात समझ में आया? गोताखोर यानी पानी के अंदर जो सांस मुंह में लगेले रहेगा ना, उसी को स्कूबा कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, सोनार समझ में, रडार समझ में आ गया। अभी आपके लेजर भी समझ लीजिए। चलिए देखिए, लेजर जो है इसका खोज जब अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने किया था। कौन किया था? टी.एस. मेमन। ठीक है, टी.एस. मेमन ने 1960 ईस्वी में लेजर का इस्तेमाल किया था। और आज के डेट में जो है लेजर का उपयोग इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो है काफी ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा होता है इसका। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग आपको शैल चिकित्सा में हो जाएगा, धातुओं को जोड़ने के लिए हो जाएगा। चलिए, लिखना नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। शल्य चिकित्सा में, ठीक है, शल्य चिकित्सा में किया जाता है। आपको धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, जोड़ने के लिए, धातुओं को काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? मतलब लेजर का। ठीक, और लेजर का जो आपको संक्षिप्त रूप मतलब जो फुल फॉर्म होता है, ये क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बहुत तीव्र गति से निकल कर, अगर आप गलती से हाथ डाल दिए ना, काट के उड़ा देगा। बहुत डेंजर होता है लेजर। ठीक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपको लेजर, जैसे LASER। ठीक है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर है? तो पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो सोनार का राइट आंसर था। बाकी सभी जो है संक्षिप्त में आपको हमने बता दिया। अगर प्रश्न आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, ये प्रश्न क्या मत था? मतलब आज का जो है ये नंबर गड़बड़ा गया। अच्छा, ये 133 है, यानी 3 है। यह प्रश्न 4 था। चलिए, और यह प्रश्न हो गया 5। चलिए, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल? इकोलोकेशन का इस्तेमाल, उपयोग किया जाता है। जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का इस्तेमाल है? प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, इन ज्यादा मछली है कम मछली है उसको मापने के लिए, पानी की गहराई मापने के लिए, या समुद्री वनस्पति की सघनता मापने के लिए। तो आपको इकोलोकेशन का उपयोग जो है जहाजों में किससे मापने के लिए किया जाता है? तो इकोलोकेशन का इस्तेमाल जो है पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। किससे गहराई को? तो पानी की गहराई को मापने के लिए। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया? यानी जहाज में जो इकोलोकेशन जो लगा होता है वो किस चीज को मापता है? तो पानी की गहराई को मापता है। ठीक है, और यह इकोलोकेशन जो है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? यह काम करेगा आपको सोनार के सिद्धांत पे। ठीक है, किस सिद्धांत पे काम करेगा? सोनार सिद्धांत पे। सोनार अभी बताएं ना, सोनार सिद्धांत क्या होता है? इसमें अल्ट्रासोनिक निकलेगा, टकराएगा, वापस आएगा, रिसीवर रिसीव करेगा। उसी सिद्धांत पर यह भी काम करता है। ठीक है, सोनार सिद्धांत पर जो है आपको इकोलोकेशन इस्तेमाल ऐसे क्या किस लिए उपयोग किया जाता है? तो पानी के गहराई को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, 5 हो गया। अगला प्रश्न यह कुछ 6 है। कह रहा है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? दूध का घनत्व, यानी मिल्क जो है पतला है या मोटा है। बोलते हैं ना, कोई ग्वाला पानी दूध देता है, पानी दूध में ज्यादा पानी है, तो उसका मतलब क्या है? घनत्व जो है उसका कम हो गया। गाढ़ा है मतलब घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। तो दूध का घनत्व मतलब पानी मिलाया हुआ है कि नहीं मिलाया हुआ है, उसको निर्धारण करने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, अगर आप दूध खरीदते हैं तो इसमें से कौन उपकरण आप घर में रखिएगा कि पता चल जाएगा कि दूध पतला है कि पानी मिलाया है कि पानी नहीं मिलाया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या थर्मोमीटर। तो दूध का डेंसिटी मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बताइए? यह मैंने आपको बताया है। तो दूध का घनत्व मापने के लिए जो है आपको लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं।
किसका इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी लैक्टोमीटर से आपको पता चल जाएगा कि पानी में सॉरी दूध में पानी मिलाया हुआ है कि नहीं मिलाया हुआ है। बात समझ में आए। बाकी जो ऑप्शन है उससे क्या मापते हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर प्रश्न आ गया एग्जाम में तो फंस जाएंगे फिर। देखिए तो हाइड्रोमीटर से आपको क्या मापा जाता है, अभी आपको बताया था हमने। तो हाइड्रोमीटर से जो है वह द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अभी पीछे प्रश्न था इसका, ठीक है। द्रव यानी कि लिक्विड का अपेक्षिक घनत्व, यानी कि घनत्व मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि डेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रोमीटर से तो समझ गए आपके दूध का घनत्व, दूध का घनत्व इस तो ये तो क्वेश्चन में था। क्लियर है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से क्या मापते हैं, तापमान या टेम्परेचर। ये तो सब बुखार लगेगा थर्मोमीटर लगा लो पता चल जाएगा। बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मापा जाता है बैरोमीटर से, वायुमंडलीय दाब। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल माने बस गाड़ी टेम्पो कुछ भी हो जाएगा, कार, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी माने कितनी दूरी आपने यात्रा की है। जैसे आप देखिए तो बाइक चलाते होंगे तो यहाँ पर एक लगा रहता है मीटर, ठीक है। आप जितना 10 किलोमीटर चलाइएगा तो ऐड होते जाएगा, ठीक है, ये ऐड होते जाएगा तो वो पता चलता है कि कितना किलोमीटर आप गाड़ी चलाए हैं। नहीं पता चलता है 10,000 चलाए हैं, 5,000 चलाए हैं। तो कितनी ऑटोमोबाइल या यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वहां पर आप जो देखते हैं मान लें कि 1,000 गाड़ी 1,000 किलोमीटर चला, फिर आप 50 किलोमीटर और चलाएं तो हो जाता है ना 1,050 हो जाता है। फिर 20 किलोमीटर और चलाएंगे तो 1,070 हो जाता है। तो जो इतना जो किलोमीटर जो दूरी हो रहा है टोटल, उससे किसके द्वारा मापा जाता है, वही पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, तब आपको पूछ रहा है स्पीडोमीटर के द्वारा, जी नहीं। टेकोमीटर, जी नहीं। ऑडोमीटर या पेडोमीटर, ठीक है। तो किसी भी ऑटोमोबाइल या गाड़ी में यात्रा कितना दूरी हम यात्रा तय किए हैं उसको मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑडोमीटर। यानी कि वो जो आप टोटल डिस्टेंस जो दिखाता है ना कि इतना इतना किलोमीटर गाड़ी चला है, उसके अंदर क्या लगा हुआ है, तो उसके अंदर लगा होता है आपको ऑडोमीटर लगा होता है। क्या लगा होगा, ऑडोमीटर लगा होगा। बात समझ में आया। तो यात्रा जो टोटल यात्रा किया उसकी दूरी मापने के लिए हम ऑडोमीटर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर के द्वारा क्या मापेंगे, तो स्पीडोमीटर के द्वारा वाहन की गति को मापेंगे, माने गाड़ी की गति यानी कितना स्पीड है। देखते हैं ना एक स्पीड या तो एनालॉग होता है या तो डिजिटल आ गया। अब जैसे गाड़ी स्पीड करिएगा, ठीक है, तो 80, 90 ये स्पीड जो है बढ़ते जाएगा। तो ये किससे पता चल रहा है, तो ये आपको स्पीडोमीटर लगा होता है। क्लियर है। अच्छा, ये हो गया टेकोमीटर। टेकोमीटर के द्वारा ये आपको टेकोमीटर ये वाहन की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर, और टेकोमीटर के द्वारा वायुयान की गति मापते हैं, माना हवाई जहाज। ठीक है, वायुयान की गति मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेकोमीटर। बस समझ में आया। तो टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है आपको वायुयान यानी हवाई जहाज की गति को मापने के लिए, स्पीडोमीटर के लिए वाहन की गति मापने के लिए, और ऑडोमीटर के द्वारा जो है वह यात्रा की गई दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह कि मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। अभी पीछे बताएं, प्रश्न ग्रुप डी में पूछा हुआ है 25/2018 में। तो ऑडोमीटर के द्वारा जो आपको दूरी मापता है, यानी कि एक गाड़ी जो है कितना दूरी चला है उसको मापने के लिए हम ऑडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। द राइट आंसर टू द क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया था। फिर प्रश्न वही आ रहा है। तो दूरी मापने के लिए गाड़ियों में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑडोमीटर। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑडोमीटर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, टेकोमीटर तो अभी आपको पीछे बताया मैं, वायुयान की गति मापने के लिए। वायुयान की गति मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो टेकोमीटर का। स्पीडोमीटर के द्वारा स्पीड मापते हैं, गाड़ी का स्पीड। और यहाँ पे स्पीड यानी कि वायुयान का स्पीड, और ये आपको वाहन का स्पीड। वाहन मतलब कार, बस, बाइक, ये सभी का। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या आज के लिए 10
किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। ये तो आपको बताया था मैं। प्रश्न आया आपको रेलवे जेई में 29/5/2019 का प्रश्न है, ग्रुप डी में भी आया हुआ है आपको 27/9/2018 का प्रश्न है, थर्ड शिफ्ट में। तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल जो है आपको वह वोल्टेज मापने यानी विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ये हमने आपको डिटेल्स थ्योरी भी बताया था इसका। अगर आपने हमारा पहले क्लास नहीं देखा तो प्लीज पहले क्लास देखिए, वहाँ पर हमने डिटेल बताया। और वोल्ट मीटर को जो है वह सर्किट में कहाँ लगाते हैं? तो पैरेलल में लगाते हैं। किस में लगाएंगे? पैरेलल में। ठीक है, तो किसी वोल्ट मीटर का उपयोग जो है वह विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस और है। ठीक है, ये सपोज मान लीजिए R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो अगर हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे, चलिए यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी लगा दी और यहाँ पर एक हम सर्किट लगा देते हैं, सर्किट को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो करंट किधर से फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये करंट फ्लो कर गया आई। सपोज मान लिया जाए हमको जो है ये R1 के रिस्पेक्ट में, मतलब R1 जो है वह कितना यहाँ पर वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पैरेलल में जो है एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, तो R1 में जो है वह कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ये रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, उसका मान हमको कहाँ आ जाएगा? ये वोल्ट मीटर में आ जाएगा। बात समझ में आए? तो यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा, इसी को हम कहेंगे विभवांतर। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए हम करते हैं वोल्ट मीटर का इस्तेमाल। और वोल्ट मीटर ऑलवेज लगता है पैरेलल में। और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? और इसमें पूछता है एक रेजिस्टेंस हो जो है, इसका रेजिस्टेंस जो है वह हाई होता है। ठीक है, और अमीटर एक पूछता है, अमीटर, ये सब हम बताए हुए हैं। अमीटर जो है वो ऑलवेज लगाते हैं हम सीरीज में। और अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? एज पॉसिबल एज लो होना चाहिए। ठीक है, और इससे वोल्ट मीटर का एज पॉसिबल एज हाई होना चाहिए। ठीक है, और अमीटर के द्वारा किससे मापा जाता है? करंट को। और वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज को, विभवांतर को। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है। आगे का प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने में मदद कीजिए। सपोर्ट किस तरह से करना है? क्लास जो है वो दोस्तों को शेयर करना है और दोस्तों को कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और क्योंकि हम आपके लिए इतना इन्फॉर्मेटिव क्लास ला रहे हैं तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को क्या करना है? सपोर्ट करना है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। देखते रहिए, सीखते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। और मैं एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ही रीजनिंग का भी क्लास जो है हमारे चैनल पे आने वाला है, जिसमें जो है आपको रीजनिंग का पहले हम थ्योरी बताएंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का जितना रीजनिंग का क्वेश्चन है वो सारा हम सॉल्व कराएंगे। और क्योंकि रीजनिंग जो है वो एट ए टाइम आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो आप रीजनिंग में जितना ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे आपको आइडिया उतना ही ज़्यादा होगा और एग्जाम में समय भी बचेगा। क्योंकि रीजनिंग का मतलब ये पूरा में पूरा, मतलब अगर 30 रीजनिंग पूछा है तो 30 में 30 नंबर आपको रीजनिंग में आ सकता है। ठीक है, तो बहुत जल्द जो है हमारे चैनल पे रीजनिंग का क्लास आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।